आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं महत्वपूर्ण 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो साथियों, बिना समय गवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या। देखते हैं पहला प्रश्न, गोहितम में समास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए चतुर्थी तत्पुरुष, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की, और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि जाने पहचाने लोग यह व्यंगकार हरिशंकर परसाई का नाम का संस्मरण है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कामायनी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है, लेकिन जो है पल्लव यह महाकाव्य नहीं है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई काव्य कृति है, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती है। साकेत गुप्त जी की रचना यह भी महाकाव्य की श्रेणी में आती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरायण महाकाव्य की रचनाकार कौन है, और उत्तरायण महाकाव्य का रचनाकार आपने चयनित किया राम कुमार वर्मा को, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर गांव में, जो बंगाल में पड़ता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए 1928 ईस्वी का एक ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त का पात्र है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इसमें से कौन सा है, और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक मयंक मंजरी को, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनय किया गया नाटक इसमें जानकी मंगल है, जिसमें वे लक्ष्मण की भूमिका में थे, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक के रूप में माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो इसमें ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य इसमें से कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने जयशंकर प्रसाद के करुणालय को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रैदास किस शाखा एवं धारा के कवि थे। तो रैदास जो है निर्गुण काव्य परंपरा में ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवि गंग का जन्मस्थल क्या है।
कवि गंग का जन्म स्थल आपने इटावा उत्तर प्रदेश चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प सी। इनका पूरा नाम गंगाधर था, पूरा नाम गंगाधर था कवि गंग का। और इनकी प्रमुख रचना जो है चंद छंद वर्णन की महिमा है। अगला प्रश्न है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं, और आपने द्वैत संप्रदाय चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार वे रसवादी हैं, रस सिद्धांत विकल्प ए पर बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हें रसवादी आचार्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप रचना जो है इसके लेखक कौन हैं, और उत्तर में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है कुंभन दास को, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प ए। अगला प्रश्न, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, और जवाब भी आपने सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण काव्य धारा चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये अष्टछाप के कवियों में प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है कि अबला नसानी अपना नसैयों तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से ली गई है, और ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ विनय पत्रिका की यह पंक्तियां हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, विकल्प डी इसका उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, रूपकों के बादशाह के रूप में चर्चित रचनाकार इसमें तुलसीदास हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, और आपने उत्तर में पद्मावत चुना होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति वस्तु संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा क्या कहलाती है, और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया रेखा चित्र, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है, तो शेष स्मृतियां संस्मरण कुंवर चंद्र प्रकाश द्वारा लिखा गया है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवि देव हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया कि रीतिबद्ध कवि देव रसवादी हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, भाव विलास बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आत्माराम नाम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना किसने की थी, और इस प्रश्न का जवाब आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि भूषण बिन विराज ही कविता बनिता भित, यह जो कथन है यह किसका है, और उत्तर में आपने आचार्य केशव दास को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें जो है साथियों रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया केशव दास की रचनाएं हैं, भाषा भूषण विकल्प डी आपने चुन करके राइट आंसर चुना है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भाषा भूषण के फिर रचनाकार कौन है, तो भाषा भूषण जो है यह कृति है जसवंत सिंह की, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया अर्ध कथानक, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि इसमें से कौन कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने पहले स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में श्रीधर पाठक को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का इसमें से संपादन किया? इसका आपको जवाब बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इसमें कवि वचन सुधा पत्रिका जो है यह संपादित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प 20 का राइट आंसर है। शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, 1986 में यह प्रकाशित हुई थी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरितराज की रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने शालिभद्र सूर्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने डिंगल पिंगल को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। आदिकाल में ज्यादातर डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। वहीं भक्ति एवं रीत काल जो आपका आता है वहाँ ब्रज भाषा देखने को मिलती है। खड़ी बोली आधुनिक काल की देनी है। और अवधि भाषा में भक्ति काल में काफी ग्रंथ रचे गए हैं, तो विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया संदेश राशक एक खंड काव्य विधा की रचना है, बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समाज की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस से समासस्य भूय स्वतम, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर आपने चुन लिया है। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। साधारणीकरण के प्रणेता जो हैं भट्टनायक थे, और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में जो है साधारणीकरण की व्याख्या कवि की भावना ही साधारणीकरण है ऐसा माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, सुदामा पांडे, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो अंधेरे में कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया 4 सप्तकों का, तो विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया आकाशदीप, तो यह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, विकल्प
ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो इसमें जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी होली का उपहार, बड़े घर की बेटी और मुक्ति मार्ग है। देवदासी यह कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी घटना प्रधान इसमें है? तो इसमें घटना प्रधान कहानी आपकी पंच परमेश्वर है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? और उत्तर में राहुल सांकृत्यायन आपने अगर चुना तो बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मैथिली शरण गुप्त देकर के आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें जो है प्रिय प्रवास का रचना काल है 1914 ईस्वी, साकेत का 1931 ईस्वी और तुलसीदास 1938 ईस्वी की रचना है, जबकि कृष्णायन 1943 ईस्वी की रचना है। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद की रचना है, वहीं तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बी विकल्प के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प उपन्यास किसान जीवन से नहीं है, कायाकल्प, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुनर्जन्म पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने बाणभट्ट की आत्मकथा चुना तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो मित्रों मरजानी यह कृष्णा सोबती की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। सूरजमुखी, अंधेरे के डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रही है? तो ज्यादातर वह वस्तु केंद्रित रही है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। यथार्थवादी उपन्यासकारों में अगर देखा जाए तो यशपाल, नरोत्तम दास, रांगेय राघव, नागार्जुन आदि का नाम उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है कि सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? और उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया मैया दास की माणी, विकल्प बी तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? और प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, नामदास का पोथा, विकल्प बी तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन ये आदि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, क्षमा करें यहां पूछा जा रहा है टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो यह भगवती चरण वर्मा का है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा के तो उपन्यासों में जो है आपके मृगनयनी, झांसी की रानी, लगन, संगम, टूटे कांटे ये सब उपन्यास जो हैं वृंदावन लाल वर्मा के हैं, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सन्यासी किसकी रचना है? तो सन्यासी जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, निर्वासित, जिप्सी ये इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है?
और इस प्रश्न का जवाब राही मासूम रजा अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि टोपी शुक्ला, आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, सीन 75, दिल एक सादा कागज आदि राही मासूम रजा के जो है आंचलिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? और आपने इस प्रश्न का जवाब श्याम सुंदर दास देकर के बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बी विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय का उपन्यास इसमें बीज है, सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनामदास का पोथा नामक शीर्षक से उपन्यास की रचना की। अगला प्रश्न है कि सदाचार का तावीज किसकी रचना है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने हरिशंकर परसाई को चुना होगा। तो हरिशंकर परसाई ने विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, प्रेमचंद के फटे जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर और पगडंडियों का जमाना जैसे व्यंग परक रचनाओं की रचना की। अगला प्रश्न, कथा सतसर की लेखिका कौन है? कथा सतसर की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने कथा सतसर की लेखिका के रूप में चुना होगा विकल्प चंद्रकांता को, डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है, छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी की बोलियां हैं। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी ये सब राजस्थानी की बोलियां हैं। तो वहीं ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो आप जानते हैं कि बघेली जो है यह पूर्वी हिंदी की है, और मेवाती राजस्थानी हिंदी की है, मगही बिहारी हिंदी की है। तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है, कन्नौजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो आप जानते हैं बघेली, कन्नौजी और मगही नहीं आएगी, मेवाती विकल्प सी इसका राइट आंसर है। तो वर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रविंद्रनाथ ठाकुर चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों का मेल जो है वह इसमें व्यंजन कहलाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां मुख्यतः जो है 4 प्रकार की होती हैं। मात्रा, स्वर, आघात और वृद्धि। 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न है कि यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अद्भुत रस तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में से रस की पहचान कीजिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने संयोग श्रृंगार विकल्प ए चुना है तो राइट आंसर है, क्योंकि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, बड़े भवन में करत हुए नैनन ही सौ बात। तो यहाँ पर सारी जो चेष्टाएं हैं वह नायक नायिका के मध्य भरे भवन में हो रही हैं। श्रृंगार
संयोग श्रृंगार आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अबला और नसानी अबना नसइयों में कौन सा रस है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शांत रस दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम, बैरी नार दृग जलन सो बूढ़ी जात अरिगाम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अतिशयोक्ति चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको मोती जान। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार आपको बताना है, तो यहाँ पर अगर आपने पुनरुक्ति प्रकाश सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, और इसका जवाब आपने 11 वर्ण चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 23 वर्ण चुना तो राइट आंसर है। सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें अगर आपने 25 चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अभिधन उदय, तो इसका अभ्युदय बनेगा, विकल्प संधि आपसे पूछा जा रहा है और आपने अभ्युदय बताया, यण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जानते हैं सतधन आनंद, सदानंद, यहाँ पर व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है, तो व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि विकल्प डी को अगर आपने चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तत्संप्रदान तत्पुरुष बनेगा, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपन्यासों को उपन्यासकारों के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट इसको सुमेलित कर लीजिए। पुनर्वा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो जो है कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है, तो मनुष्य के रूप में यशपाल का है। अगला प्रश्न है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आसमान फट जाना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया, अचानक आफत आ पड़ना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है। स्वावलंबी होने के लिए इसमें सही मुहावरा आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पैरों पर खड़ा होना बताया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ ते हो, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, और प्रश्न संख्या 92 का अगर राइट आंसर विकल्प बी आपने चुना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया, और जवाब में आपने रोमन चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ग्रंथि शब्द का तद्भव क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए गांठ चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, और इस प्रश्न का जवाब आपने क्षेत्र सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, तो कर्ता ने, विकल्प बी के साथ, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्म कारक है। इस प्रश्न का जवाब अगर लड़का पत्थर फेंकता है, यानी पत्थर को फेंकता है, कर्ता ने कर्म को, विकल्प बी बिल्कुल
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी, प्रकृति, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी, जीरा, तो राइट आंसर है आपका। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? और आपने जवाब में नेत्री चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? और 103 का अगर आपने जवाब चुन लिया दिशाएं, विकल्प बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी, रीतियां चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करना है आपको। तो दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं, जिनके वस्त्र हैं तो वे जो हैं दिगंबर होते हैं, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और जवाब में आपने युयुत्सु चुना, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी, शास्त्रज्ञ बनेगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प सी चुना, पश्च, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए, तुच्छ चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा? और आपने पतला चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला शब्द है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अमी चुना, विकल्प डी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब अपेक्षा और उपेक्षा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अयम एका सिंह अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया यह एक शेर है, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अरे बेटा तुम कहां जा रहे हो का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी, भो पुत्र त्वम कुत्र गच्छसि, विकल्प डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? और प्रश्न संख्या 116 का राइट आंसर अगर आपने विकल्प बी, महावीर चरितम चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? और जवाब में आपने विकल्प डी, विभेद चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुधध्युष्पास्य का संधि विच्छेद क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शुद्ध उपास्य सेलेक्ट कर लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, धा धनतः रूप निष्पन्न होगा, तो विकल्प इसका बी, राइट आंसर हो जाएगा, हिता। अगला प्रश्न है सह माम पश्यन्त का कर्मवाच्य क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी सेलेक्ट किया, तेन अहम दृश्य, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विअकर्मक धातु कौन सी नहीं है? द्विअकर्मक धातु इसमें से कौन सी नहीं है?
जवाब में आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी शेर, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है। भविष्यत काल के लिए विकल्प सी लिट लकार प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है कि राजा धर्मम पालयत का कर्मवाच्य क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने राज्ञा धर्मा पाल्यते विकल्प बी चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नीलोत्पलम में समास कौन सा है, और जवाब में आपने कर्मधारय चुना तो राइट आंसर है। पंचवटी में समास कौन सा है, आपने द्विगु चुना तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट आप लक। जय हिंद साथियों।